आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है बूस्टर टेस्ट सीरीज के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, चाहे यूपी पीसीएस 2025 की परीक्षा हो या अदर स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी के प्रश्न की। प्रश्न है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, दो कथन दिए हैं। पहला, राज्यसभा के सदस्य केवल राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, राज्यसभा के सदस्य जो है वो राज्य विधानमंडल के, मतलब जो राज्य विधानसभा होती है उसमें विधान परिषद वाले नहीं शामिल होंगे, मतलब केवल राज्य विधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। परंतु उसके अलावा 12 सदस्य जो है ऐसे सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न विषयों संबंधित लोगों को इसमें नॉमिनेट किया जाता है, तो नॉमिनेटेड भी होते हैं। ठीक है, और दूसरी तरीके से यहाँ पे जो राज्य विधानमंडल लिखा है, तो राज्य विधानमंडल में आपका राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद दोनों आते हैं। तो इसमें राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कोई योगदान नहीं होता, राज्य विधानसभा के सदस्य ही चुनते हैं। ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के मतपत्रों में उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब नोटा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो पहला गलत है, दूसरा कथन आपका सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद राज्यसभा और विधान परिषद के मतदान पत्रों से उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात नोटा विकल्प को हटा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि राज्यसभा चुनाव में मतपत्र में एक विकल्प के रूप में नोटा लागू नहीं होगा। नोटा जो है आपका लोकसभा और राज्य विधानसभा जैसे प्रत्यक्ष चुनाव, जहां पे प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, उसमें एक विकल्प के रूप में नोटा को आगे भी जारी रखा जा सकता है, मतलब वो अभी भी जारी है। ठीक, तो इस प्रकार से जो पहला वाला कथन है वो गलत है, दूसरा कथन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक मोटा ऊनी कंबल समान मोटाई में परस्पर जुड़े हुए दो पतले ऊनी कंबलों से कम गर्म होता है। मतलब आप प्रश्न समझिए, एक मोटा कंबल है आपके पास और दो पतले पतले कंबल हैं। उन दो पतले कंबलों को एक साथ आपने मिला करके ओढ़ लिया और एक मोटा कंबल अकेले ओढ़ लिया, तो ज्यादा गर्म कौन करेगा? तो ज्यादा गर्म इसमें ये कहा जा रहा है कि जो दो पतले कंबल यदि आप मिला करके ओढ़ते हैं वो ज्यादा गर्म करेगा मोटी मोटी ऊनी कंबल से। इस परिघटना के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? ये चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है, दो पतले कंबल घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ये कथन सही नहीं है। दूसरा, दो कंबल एक कंबल की तुलना में अधिक पृष्ठीय क्षेत्र प्रदान करेगा, ये भी सही नहीं है इस परिघटना के लिए। तीसरा, दो कंबलों के मध्य अवरुद्ध वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, ये कथन आपका सही होगी। जब दो कंबल एक साथ पतले पतले ओढ़ेंगे तो बीच में एक लेयर होगी, उस लेयर में वायु भरी होगी और ये हवा जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए ये ज्यादा गर्म करेगा। डी वाला, दो कंबल और अधिक दाब डालकर तापमान में वृद्धि करेंगे, नहीं, ये कथन भी गलत है। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में मार्शल आर्ट या नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर आपके पास तीन नृत्य या जो मार्शल आर्ट है इनके बारे में है। कलरियापट्टू केरल संबंधित है, ये आपका पहला वाला जो है वो सही है। दूसरा, गतका पंजाब का मार्शल आर्ट है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा, रायबेसे, रायबेसे जो है महाराष्ट्र का नहीं है बल्कि ये पश्चिम बंगाल का है। रायबेसे कहाँ का है? महाराष्ट्र का नहीं, पश्चिम बंगाल का है। देखिए, या बंगाल कह सकते हैं। रायबेसे एक मार्शल लोक नृत्य कला है। यह बंगाल के राजाओं और जमींदारों के अंगरक्षकों के मध्य प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट के रूप में विकसित हुआ है। तो यहां पर पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। तो यहां कौन सा युग्म सही है? पहला दूसरा, मतलब बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है मृतजीवियों, जो मृतजीवी होते हैं अर्थात अपघटनकर्ता जो होते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा ऐसे सही है। पहला है, वे जटिल जैविक पदार्थों को सरल यौगिकों में, यहाँ यौगिकों लिख उठा है, यौगिकों में अपघटित करते हैं या तोड़ देते हैं। यहाँ पे सब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो ये वे जटिल जैविक पदार्थों को सरल यौगिकों में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, ये होना चाहिए। तो पहला कथन यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। दूसरा, उत्पादकों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हेतु मृत जीवियों द्वारा निर्मुक्त पोषक तत्वों का पुनर्उपयोग किया जाता है, ये कथन भी आपका सही है, दूसरा वाला, ठीक है। तीसरा, जीवाणु में फफूंद मृत जीवियों के उदाहरण है, ये भी सही। तीन के तीनों कथन यहां पर सही, इसलिए डी विकल्प होगा। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। देखिए, अपघटक या मृत जीवी सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें अधिकांशतः जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, कवक अर्थात फंगी, प्रोटोजोआ आदि शामिल होते हैं। परपोषियों द्वारा भोजन को पचाने के विपरीत ये जो मृत जीवी होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों पर एंजाइम का स्त्राव करते हैं
और फिर अपघटित होने के बाद उत्पाद की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं। अपघटक उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मृत अवशेषों पर आक्रमण करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं। इसलिए आपका जो पहला कथन है वो सही हो जाता है, ठीक है। और तीसरा कथन भी इससे सही हो जाता है कि जीवाणु और जो फफूंद हैं ये क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं। इसके दूसरे कथन के बारे में बात करें तो देखिए, वे ऊर्जा के संचालन में, मतलब जो मृतजीवी या अपघटक होते हैं वे ऊर्जा के संचालन हेतु और पुनर्चक्रण रिसाइकिल के लिए कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों या पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। ये पोषक तत्व पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है कि उसकी उर्वरता को, फर्टिलिटी को पुनः उत्पन्न करने में मदद करते हैं और उत्पादकों द्वारा, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसके हेतु पुनः उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो मृत कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों के एक सरल रूप में बदलने की ये जो प्रक्रिया है पूरी, इसे क्या कहते हैं, खनिजीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां प्रत्यक्षतः लोकसभा अध्यक्ष के तहत कार्य करती हैं, ठीक है, के अंतर्गत कार्य करती हैं, ये होना चाहिए। पहला है कार्य मंत्रणा समिति, दूसरा है सामान्य प्रयोजन समिति, तीसरा है नियम समिति। तो ये तीन के तीनों जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्षता अंतर्गत कार्य करती हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 डी विकल्प हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या देखें। देखिए, लोकसभा की ये जो समितियां हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के समग्र निर्देशन में कार्य करती हैं। ऐसी सभी समितियों का गठन अध्यक्ष द्वारा या सदन द्वारा किया जाता है। सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है। जो भी लोकसभा की समितियां बनेंगी उसका अध्यक्ष कौन नॉमिनेट करेगा, वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इन समितियों के कामकाज में किसी भी प्रक्रिया संबंधी समस्याओं को अध्यक्ष के डायरेक्शन के लिए संदर्भित किया जाता है। कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति जैसी समितियां प्रत्यक्षता उसी की अध्यक्षता में कार्य करती हैं, ठीक। तो यहाँ पे 1 2 3 डी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्विचार याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पर, ठीक है। तीन कथन है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति प्राप्त है, ये कथन सही है। दूसरा, न्यायाधीशों की जिस पीठ ने निर्णय या आदेश दिया है वही उस पर पुनर्विचार करती है, ये भी सही है। तीसरा, पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है, ये भी सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है। 1 2 3 सी विकल्प हो जाएगा। अब एक करके थोड़ी व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय अंतिम होता है, ठीक, उसके ऊपर आप कहीं अन्य न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 137, आर्टिकल 137 सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने में सक्षम बनाता है, मतलब अपने पूर्व के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। यह शक्ति अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रयोज्य है, ठीक है। देखिए, जहां तक व्यवहारिक हो, देखिए सर्वोच्च न्यायालय नियम 1966 के तहत जो पुनर्विचार याचिका होती है, इस प्रकार की याचिका का निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर, और जहां तक व्यवहारिक हो दायर किया जाए, मतलब पुनर्विचार याचिका अगर दायर करना है तो जो आपकी पहली याचिका थी, जो कोर्ट का जजमेंट आया है, उस जजमेंट के बाद 30 दिनों के भीतर मतलब याचिका को निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर और जहां तक व्यवहारिक हो दायर किया जाना चाहिए। बिना मौखिक दलील के इसे न्यायाधीशों की उसी पीठ के समक्ष परिचालित किया जाना चाहिए जिसने वह निर्णय या आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, ठीक है। तो आपका पहला सही हो गया और दूसरा भी सही हो गया। और ध्यान रखिएगा, किसी आदेश या निर्णय से क्षुब्ध कोई भी पक्ष उसी न्यायालय में उक्त आदेश या निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। इसे उन मामलों में दायर किया जा सकता है जहां किसी अपील को वरीयता नहीं दी जाती या अपील के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पुनर्विचार याचिका न्यायालय के विवेकाधिकार के अंतर्गत है और पुनर्विचार के लिए आधार सीमित है। तो यहाँ पे तीन के तीनों कथन क्या है, सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी अकबर के शासनकाल में आरंभ की गई थी या थी? तीन है, तुतीनामा, हमजानामा और पादशाहनामा। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें से जो पहला है तुतीनामा और हमजनामा, ये अकबर कालीन है, अकबर के समय की हैं, और पादशाहनामा जो है इसके पोते शाहजहां के समय की, इसका पुत्र जहांगीर था, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, तो पादशाहनामा जो है वो शाहजहां के समय की है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो गया, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए,
अकबर के दरबार में अनेक चित्रकार थे। 1560 से लेकर 1577 के बीच उसने बड़े पैमाने पर कई चित्रकारी कार्यक्रम आरंभ किए। अकबर द्वारा आरंभ की गई सबसे पुरानी, ये सबसे शुरुआती चित्रकला परियोजनाओं में से एक थी तूतीनामा, जिसका शाब्दिक अर्थ है टेल्स ऑफ ए पैरट, मतलब एक तोते, बोलता हुआ तोता। तूतीनामा एक फारसी कहानी जिसे 52 भागों में विभाजित किया गया है। अकबर द्वारा शुरू की गई दूसरी प्रमुख परियोजना हमजनामा थी। कौन सी थी? हमजनामा थी, जिसमें अमीर हमजा की कथा को प्रदर्शित किया गया है। और इसे पहले मीर सैयद अली द्वारा इसका पर्यवेक्षण किया गया, मतलब उसके निर्देशन में इसका कार्य प्रारंभ किया गया। बाद में अब्दुस समद ने मीर सैयद अली का स्थान लिया था। अब बात करते हैं तीसरे की, पादशाहनामा की। तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्मित सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था पादशाहनामा। इस कार्य को भव्य बनाने हेतु स्वर्ण परत का, मतलब जो गोल्डन लेयर होती उसका इस्तेमाल किया गया। पादशाहनामा, जिसमें राजा की उपलब्धियां बताई गई हैं, इसमें दरबारियों और नौकरों के कई चित्र शामिल हैं। इसका काम इतना विस्तृत था कि नौकरों को भी अद्भुत विवरणों के साथ चित्रित किया गया था, जिसने प्रत्येक चरित्र को एक महान व्यक्तित्व प्रदान किया। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही है, तो यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, परागणकारी ऐसे जंतु, कीट या पक्षी होते हैं जो पराग को पुष्प के नर भाग से मादा भाग में स्थानांतरित करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें परागणकारियों हेतु खतरा माना जा सकता है, मतलब उनके लिए नुकसानदेह होते हैं? तो यहाँ पे चार चीजें हैं। एक, फसल में वृद्धि, वनाग्नि, परागण कार्यों हेतु अपर्याप्त खाद्य पर्यावास, शहद संग्रहण। तो यहाँ पर ये चार के चारों हैं। एकल फसल में यदि वृद्धि होगी, यदि एकल फसल में वृद्धि होती है तो भी जो परागणकारी हैं उन्हें क्या होती है? उन्हें दिक्कत होगी। देखिए कैसे, पारंपरिक मिश्रित फसल कृषि से उच्च नगदी कृषि की ओर विस्थापन से एकल फसल कृषि में वृद्धि हुई है वर्तमान में, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक कीट जो परागणकारी है, जैसे कि आपका जो मधुमक्खी होती है वो परागणकारी है, के लिए खाद्य स्रोतों में कमी आती है। तो पहला वाला है वनाग्नि। यदि जंगल में आग लग जाएगी तो परागण कहाँ पे करेंगे, ये भी मतलब इनके लिए खतरा। तीसरा, यदि जो परागणकारी जैसे मधुमक्खी है उनको यदि खाद्य पर्यावास जो है बहुत कम है, जहाँ से फूलों से उन्हें परागण लेना या एक पेड़ दूसरे, अगर वहाँ पे उनके लिए वो खाद्य उपलब्ध नहीं है तो भी दिक्कत होगी। चौथा, शहद संग्रहण। यदि देखिए जंगली मधुमक्खी के छत्ते के निर्मम शिकार, मतलब यदि उनके छत्तों को ज़्यादा लिया जाएगा, तोड़ा जाएगा, यदि इसमें वृद्धि होगी इस प्रक्रिया में, तो स्थानिक मधुमक्खियों की आबादी में क्या होती है? गिरावट दर्ज होती है, मतलब परागणकारियों के लिए खतरा है। तो चार के चारों खतरा हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के दौरान व्यक्तिगत कानूनों के संहिताकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा ऐसे सही है। पहला, ब्रिटिश विधि विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत कानूनों के संहिताकरण की प्रक्रिया में हिंदू एवं मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों को अस्वीकार किया तथा ईसाई ग्रंथों को अपनाया। ये कथन गलत है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों को स्वीकार किया क्योंकि अंग्रेजों को भारत में शासन करना था, तो यहाँ के लोगों के हिसाब से ही वो शासन कर सकते थे। जब यहाँ के कानूनों को यदि वो जानते तभी शासन कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ के कानूनों को जानने के लिए हिंदू और मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों को क्या किया? संहिताबद्ध किया। ठीक है, संहिताबद्ध कराया। इसके लिए उन्होंने हिंदुओं में जो इसके जानकार थे और मुस्लिमों जो इसके जानकार थे, जैसे इधर मौलवी इधर पंडित, इनके द्वारा इसको संहिताबद्ध कराया गया था। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हिंदू कानूनों के संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटो लॉज तैयार किया गया था। ये कथन गलत क्यों है? गलत क्यों? क्योंकि इसमें विलियम बेंटिक के समय में नहीं हुआ था, ये वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। इसलिए दो के दोनों कथन क्या है? गलत है। डी विकल्प हो जाएगा। ना तो 2। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां लवणीय मृदा की उपस्थिति में वृद्धि करती हैं? लवणीय मृदा मतलब जिसमें अम्ल ज्यादा हो। ठीक है, तो 3 चीजें दी गई हैं। पहला है डेल्टाई क्षेत्रों में समुद्री जल का प्रवेश, बिल्कुल सही है। कृषि भूमि की अत्यधिक सिंचाई करेंगे तब भी वो लवणीय मृदा में कन्वर्ट होगा, साल्टी लैंड में। दूसरा भी सही। तीसरा, मृदा में जिप्सम का उपयोग, ये वाला सही नहीं, पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला नहीं है। देखिए जिप्सम का प्रयोग कब करते हैं? जब मृदा में लवणता की समस्या बढ़ जाती है, मतलब लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए किसान उसमें क्या करते हैं? उसमें जिप्सम, किसानों को उसमें जिप्सम मिलाने की सलाह दी जाती है। तो ये जो है लवणीय मृदा की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता बल्कि उसकी कमी करता। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसलिए सी विकल्प सही हो जाएगा, 1 और 2। आगे चलते हैं। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, यह विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि का संकेतक है। व्यावसायिक गतिविधि का संकेतक है,
ये कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। ठीक है, पहला कथन सत्य है। देखिए, यह एक सर्वेक्षण आधारित उपाय है जिसमें उत्तरदाताओं से पिछले 1 महीने से कुछ प्रमुख व्यावसायिक चरों के संबंध में उनकी धारणाओं में आए परिवर्तन के बारे में पूछा जाता है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग अलग की जाती है। और पीएमआई जो है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये कॉर्पोरेट आय का भी संकेत करती है तथा निवेशकों के साथ साथ अर्थव्यवस्था के आकर्षण में वृद्धि करती है। मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक संकेतक है ये। ठीक है, तो पहला सही। दूसरे की बात करें, भारत में पीएमआई डेटा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा संकलित एवं तैयार किया जाता है। नहीं, ये कथन गलत है। ये डेटा जो है जापानी फर्म निक्केई के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किंतु इसे मार्केट इकोनॉमिक्स द्वारा संकलित एवं तैयार किया जाता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। इसलिए यहाँ पे कौन सा सही है? पहला, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में अभूतपूर्व रूप से निरंतर दूसरे वर्ष भी व्यापक प्रवाल विरंजन देखा जा रहा है। मतलब ये बढ़ती हुई समस्या है। इस संदर्भ में विरंजन का अर्थ क्या है? इस संबंध में लीचिंग इसे कहेंगे। कोरल ब्लीचिंग कहेंगे, लीचिंग नहीं, ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो विरंजन का अर्थ क्या है? 4 विकल्प है। पहला, क्लोरीन की मात्रा में वृद्धि के कारण प्रवालों का सफेद होना। नहीं, पहला गलत है। दूसरा, बाह्य पर्यावरण की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रवालों का चमकीले रंगों में रूपांतरित होना। नहीं, प्रवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषी शैवालों को अलग करने के कारण प्रवालों का रंगहीन होना। सी वाला विकल्प जो है आपका वो सही हो जाता है। ठीक है, देखिए जो प्रवाल होते हैं और ये जो है दो का क्या होते हैं, कह सकते हैं सहभागिता में रहते हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होते हैं, ये प्रवाल जो होते हैं संश्लेषी, जो शैवाल क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं। उसी भोजन को ये लोग ग्रहण करते हैं, तो उन्हें अपने से अलग कर देते हैं। और इसी ये जो शैवाल होते हैं, इन्हीं की वजह से ये कलरफुल दिखाई पड़ते हैं। तो विरंजन क्या है? प्रवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषी शैवालों को अलग करने के कारण प्रवालों का रंगहीन होना। ठीक है, तो सी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, विरंजन या कोरल ब्लीचिंग की घटना तब घटित होती है जब असामान्य पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे कि समुद्र के तापमान वृद्धि के कारण प्रवाल जो होते हैं वो लघु प्रकाश संश्लेषित शैवालों को अलग कर देते हैं तथा प्रवाल रंगीन हो जाते हैं। यदि समुद्री जल के तापमान में कमी आती है और शैवाल पुनः निवास करने में समर्थ होते हैं तो प्रवाल पुनः सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कारक वैश्विक तापन की प्रक्रिया को तीव्र कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? तो यहाँ पर 3 कारकों के बारे में बताया गया है, बताना है कौन से इसमें से सही है। तो यहाँ पर आप देखें, पहला है पर्याफ्रास्ट का पिघलना। दूसरा है महासागरीय अर्धस्थल में गैस हाइड्रेट्स की क्षति। तीसरा है अमेजन वनों का निर्वनीकरण। ये 3 के तीनों जो है ये वैश्विक तापन की प्रक्रिया को तीव्र करते हैं। 1 2 3 सी विकल्प हो जाएगा। देखिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, वैश्विक तापन में वृद्धि के कारण जो परमाफ्रास्ट होते हैं उसमें जो मीथेन और गैस हाइड्रेट उसमें बधी होती है, तो मतलब उसमें अवरुद्ध होती है, वो क्या होते हैं? निर्मुक्त होते हैं, क्योंकि ये पिघलेगा परमाफ्रास्ट। इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ की मात्रा होती है और मिट्टी वगैरह होते हैं, उसको मिलकर एक ठोस आकार ले लेता है, तो ये पिघलती है। तो और इसी में मीथेन और गैस हाइड्रेट होते हैं, वो निर्मुक्त होती है। अब जब वो निर्मुक्त होंगे तो चूंकि मीथेन जो होता है एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और वो वैश्विक तापन की दर में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। दूसरा, महासागरीय अधस्थल में गैस हाइड्रेट्स की यदि क्षति होती है, जो वो समुद्र जो होते हैं एक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, तो उससे क्या होगा? वैश्विक तापन की प्रक्रिया में वृद्धि करेगा। तीसरा जो है अमेजन वनों का निर्वनीकरण, मतलब यदि पेड़ काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, तो भी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करेगा। तो 3 के तीनों रीजन यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न है कि थोक मूल्य सूचकांक, होल प्राइस इंडेक्स और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा ऐसे सही है। पहला, WPI मतलब थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता, जबकि CPI में इन्हें शामिल किया जाता है। मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आपका सेवाओं को भी शामिल किया जाता है, परंतु WPI में शामिल नहीं किया जाता। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा, CPI और WPI दोनों को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, ये गलत है। तीसरा, CPI में खाद्य और पेय पदार्थ सबसे बड़ा घटक है, वहीं WPI में सबसे बड़ा घटक ईंधन है, ये भी गलत है। अब एक एक करके देखते हैं। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें यदि, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके माध्यम से परिवारों द्वारा क्रय की जाने वाली मतलब खरीदे जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं में जैसे आप परिवहन करते हैं, जाते हैं, उसके लिए पैसा देते हैं, स्कूल जाते हैं मतलब स्कूलिंग पे पैसा खर्च करते हैं, पर्यटन पे पैसा खर्च करते हैं, तो ये क्या है? ये सेवाओं के पर खर्चा है।
तो परिवारों द्वारा क्रय की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर के अंतर को प्रदर्शित किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, और इसका आकलन किया जाता है इसी के माध्यम से। और जो थोक मूल्य सूचकांक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये एक ऐसा सूचकांक है जिसके द्वारा खुरदरा स्तर से पूर्व के चरणों में, खुरदरा का मतलब क्या होता है, जैसे कि यदि आप अपने बगल की परचून की दुकान से या जो जनरल स्टोर होती है वहाँ सामान लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो क्या करता है, वो अपने के यहाँ सामान किसी फैक्ट्री से नहीं लाता, बल्कि उससे बड़ी दुकान से लाता है। तो जिस बड़ी दुकान से ये थोक मतलब ढेर सारा सामान लेकर आते हैं, वही थोक दुकान होती है, ठीक है। और ये खुरदरा दुकानदार होते हैं। तो थोक की बात की जा रही है कि खुरदरा स्तर से पूर्व के चरणों में वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का जो मापन है या उसे ट्रैक करने का कार्य थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। अब जो पहला कथन इसमें यह सही क्यों है, क्योंकि सीपीआई की गणना परिवारों द्वारा सामान्य उपभोग के लिए क्रय की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं जैसे कि खाद्य पदार्थ, दूरसंचार, परिवहन, चिकित्सा देखभाल एवं अन्य के एक विशिष्ट समुच्चय मतलब एक बास्केट के भारित औसत के आधार पर की जाती है। और यहां ध्यान रखने वाली बात है कि डब्ल्यूपीआई में सेवाओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। पहला कथन सही है। दूसरा देखिए, सीपीआई जो होता है दो भिन्न स्रोतों द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा कुछ सूचकांक जारी किए जाते हैं, जैसे औद्योगिक श्रमिकों के लिए, औद्योगिक श्रमिक, एक सेकंड यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, औद्योगिक श्रमिक मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स IW के लिए सीपीआई, कृषि श्रमिकों AL के लिए सीपीआई, और ग्रामीण मजदूरों के लिए रूरल लेबर के लिए सीपीआई। इन तीनों के लिए जो सीपीआई है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। अब जो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, इसके द्वारा जो है सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई शहरी और सीपीआई संयुक्त को प्रकाशित किया जाता है। जबकि जो डब्ल्यूपीआई है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको कौन प्रकाशित करता है? डब्ल्यूपीआई को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक, तो पहला यहाँ पे आपका सही था, दूसरा गलत। तीसरे के बारे में बात करें, यदि आंकड़ों को देखें तो जो सीपीआई है, सीपीआई बास्केट में खाद्य और पेय पदार्थों का भारांश सर्वाधिक होता है, तो पहला वाला हिस्सा इसका सही है। दूसरा, डब्ल्यूपीआई में सबसे बड़ा घटक ईंधन नहीं है, सबसे बड़ा घटक जो है विनिर्मित उत्पादों का है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं उनका है, फिर उसके बाद प्राथमिक वस्तुएं हैं, फिर उसके बाद ईंधन आता है। इसलिए ये तीसरा वाला भी गलत है, पहला सही दूसरा तीसरा गलत, तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से न्यूटन के गति के नियमों के अनुरूप है या है। आपने सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा, इनके गति के 3 नियमों के बारे में भी जानते होंगे। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला, जब कोई पिंड एक समान मतलब वेग से गतिमान होता है या एक समान वेग से गतिमान होता है, तो उस पर लगने वाला बल अनिवार्य रूप से शून्येतर होगा, नॉन जीरो होगा। यह कथन गलत है। दूसरा, किसी वस्तु के त्वरण की मात्रा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, त्वरण की मात्रा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये सही है। तीसरा, बल सदैव युग्म में कार्य करते हैं, ये सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, इसलिए ए विकल्प है। पहला गलत क्यों है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें। सर आइजैक न्यूटन द्वारा सर्वप्रथम 1686 में प्रिंसिपिया मैथमेटिका फिलॉसफी नेचुरलिस में गति के 3 नियम प्रस्तुत किए गए थे। इनके पहले नियम के अनुसार जब कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान होता है तब उस पर या तो कोई बल आरोपित नहीं होता या बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस स्थिति में नेट बल का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पे जो पहला कथन है कि जब कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान होता है तो उस पर लगने वाला बल अनिवार्य रूप से शून्येतर होता है, नहीं, तब शून्य होगा। यदि पिंड अपने वेग को परिवर्तित कर रहा मतलब त्वरण की स्थिति उत्पन्न होगी, तो ऐसी स्थिति में कुल बल का मान अनिवार्य रूप से शून्येतर या नॉन जीरो होगा। ठीक, समझ में आया? पहली बात, पहला कथन गलत। दूसरा, किसी वस्तु, देखिए, त्वरण की मात्रा जो होती है वो वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती भी होती है। समान बल की स्थिति में एक भारी वस्तु किसी हल्की वस्तु की तुलना में कम त्वरण का अनुभव करेगी। मतलब 2 वस्तुएं, एक 10 किलो का, एक है 5 किलो, तो जो 10 किलो वाला है वो कम त्वरण का अनुभव करेगा और 5 किलो वाला ज़्यादा त्वरण का अनुभव करेगा। तीसरा, बल सदैव युग्म में कार्य करते हैं। जो दूसरा वाला कथन है वो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार है, और जो तीसरा है, ये जो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया,
तो क्रिया प्रतिक्रिया का जब नियम आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि बल सदैव युग्म में कार्य करते हैं। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान और परस्पर विपरीत होते हैं, किंतु ध्यान रखिएगा वे संतुलित बल नहीं होते, एक दूसरे को संतुलित नहीं करते हैं, क्योंकि वे भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। दो वस्तुएं हैं तो इस पर एक बल लगेगा, दूसरा वस्तु है दूसरा इस पर कार्य करेगा, दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा तीसरा सही। आगे चलते हैं। भारतीय महिला सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय महिला सम्मेलन के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना, बताना कौन सा ऐसे कथन सही है। पहला, इसके प्रथम अधिवेशन का आयोजन सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में किया गया था, यह कथन आपका गलत है। दूसरा, इसके द्वारा निर्वाचन मंडल में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की गई थी, नहीं, गलत है। इसके द्वारा अखिल भारतीय महिला शिक्षा कोष की स्थापना की गई थी, यह सही है। पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा। अब व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC की स्थापना 1927 में महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति और प्रचलित पारंपरिक संहिताओं या मान्यताओं को परिवर्तित करने की समर्थक प्रबुद्ध विचारों वाली भारतीय महिलाओं को एक मंच पर लाने के लिए किया गया था। यह एक राष्ट्रीय संगठन था जिसकी शाखाएं देश भर में स्थापित की गईं। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों में वृद्धि करने और उनके मध्य सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए व्यवस्थित प्रयास करने के साथ साथ उनकी दशा में सुधार करना था। इसका प्रथम सम्मेलन, जिसे शैक्षणिक सुधार पर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कहा जाता है, बड़ौदा की तत्कालीन महारानी, एक सेकंड, चिमनाबाई साहेब गायकवाड़, नाम याद रखिएगा, चिमनाबाई साहेब गायकवाड़ की अध्यक्षता में 5 से 8 जनवरी 1927 के मध्य पुणे के फर्गुसन कॉलेज में आयोजित किया गया था। ठीक, इसलिए पहला कथन आपका गलत हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरे कथन की बात करते हैं। देखिए, यहां ध्यान रखिएगा कि भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा भारतीय महिला संघ और नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया सहित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय संविधान में महिलाओं की परिस्थिति मतलब स्थिति के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? इसमें कहा गया कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और दायित्व प्रदान किया जाए, किसी भी नागरिक को रोजगार या व्यापार के संदर्भ में अपात्र न माना जाए, वयस्क मताधिकार हो, महिलाओं की पुरुषों के समान शर्तों के आधार पर चुनाव लड़ने की, मतलब महिला को पुरुषों के ही समान शर्तों पर चुनाव लड़ने की व्यवस्था करना, ये कहा गया था। परंतु इसमें महिलाओं के लिए सीटों के ना तो आरक्षण की व्यवस्था की बात की गई थी और ना ही मनोनयन या सह विकल्प की बात की गई थी। ठीक है, तो पहला वाला आपका पहला गलत है, दूसरा गलत है। तीसरे की बात करें तो देखिए, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। सरोजिनी नायडू द्वारा 1930 में आयोजित भारतीय महिला सम्मेलन के चौथा अधिवेशन जो होता है, कब होता है? 1930 में चौथा अधिवेशन इसका होता है, उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। पहले की अध्यक्षता नहीं की थी, ये ध्यान रखिएगा, चौथे की अध्यक्षता की थी। जबकि जो दूसरा सम्मेलन होता है 1928 में, दूसरा जो होता है 1928 में कहाँ होता है? दिल्ली में होता है, दिल्ली में आयोजित किया गया था। और दूसरे सम्मेलन में अखिल भारतीय महिला कोष की स्थापना की गई। इस कोष का उद्देश्य न केवल प्रचार हेतु बल्कि सम्मेलन के आदर्शों के आधार पर संस्थानों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है विश्व के बायोम के संदर्भ में समाना निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो देखिए, 4 विकल्प है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन को नहीं, वृक्षों से घास के मैदान को, समाना, यहाँ महान नहीं, समाना घास के मैदान को, यहाँ महान नहीं है, समाना है, समाना घास के मैदान को, तो ये आपका बी वाला विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। सी उष्ण और शीत शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलों को नहीं, मैग्रोव क्षेत्र में पाए जाने वाले ज्वारी अनूप को नहीं। तो देखिए, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें। पार्कलैंड जो होते हैं, पार्कलैंड या समाना, पार्कलैंड एक समाना या उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय वनीय पारितंत्र हैं। इस घास भूमि पर वृक्ष परस्पर दूर दूर विस्तृत होते हैं। उल्लेखनीय है कि इन वृक्षों की लंबाई अधिक नहीं होती। इन वृक्षों के बितान एक दूसरे से इतने दूर होते हैं, मतलब जैसे ये पेड़ है तो इसका जो ऊपर ये जो होता है, ये पूरा फैला रहता है ना, ये ऊपर जो उसके मतलब पत्ते होते हैं और जो शाखाएं होती हैं, वो बितान पूरा मिलके, मतलब वो पूरा मिलके बितान बनाते हैं। तो बितान एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि इन वृक्षों के नीचे उगने वाली लंबी घास का विकास बाधित नहीं होता। मतलब नीचे काफ़ी जगह होती है और सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वहाँ पे घास उगाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है सीमांत निधि लागत पर आधारित उधारी दर को प्रारंभ करने, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, MCLR का, मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इसको प्रारंभ करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य थे? 3 चीज़ें हैं। पहला, नीतिगत दरों के बैंकों की उधारी दरों में संचरण को सुधारना, सही है।
बैंकों को आर्थिक प्रतिस्पर्धी होने में सक्षम बनाना, ये भी सही है। तीसरा, अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना, ये भी सही है। तीन के तीनों यहाँ पर सही हैं। 1 2 3 डी विकल्प हो जाएगा। देखिए, सीमांत निधि लागत पर आधारित उधारी दर MCLR किसी बैंक की उस न्यूनतम दर को संदर्भित करता है जिससे कम दर पर वह बैंक, मतलब RBI द्वारा स्वीकृत कुछ मामलों को छोड़कर अपवाद स्वरूप जो बैंक है वो उधार नहीं दे सकता। यह बैंक के लिए एक आंतरिक बेंचमार्क या संदर्भ दर है। इसको लाने के पीछे जो लक्ष्य थे उसमें आपका शामिल है नीतिगत दरों के बैंकों की उधारी दरों में संचरण को सुधारना, अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना, ऐसी ब्याज दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जो उधारकर्ताओं के साथ साथ बैंकों के लिए भी उचित हो, और बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना तथा उनके दीर्घकालीन महत्व और आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से 1 2 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।